करवा चौथ पर ऋषि ने तोड़ा अदिति का व्रत, लेकिन पानी पिलाया झनक को। झनक की कहानी में आज की रात वो रात है जिसका इंतजार न सिर्फ शो के किरदारों को था, बल्कि हर उस दर्शक को था जो इस उलझे हुए रिश्तों के जाल को सुलझते देखना चाहता है। शो में करवा चौथ का त्योहार सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि उन जज्बातों का इम्तिहान बनकर आया है जो ऋषि, झनक और अदिति के बीच एक खामोश तूफान की तरह मंडरा रहा है। कहानी की शुरुआत ही उस भारी तनाव से होती है जो अनिरुद्ध के घर की दीवारों में कैद है। ये सुबह बाकी दिनों जैसी नहीं है। हवा में एक अजीब सी बेचैनी है, क्योंकि आज करवा चौथ है, वो दिन जब सुहागनें अपने पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। लेकिन इस घर की छत के नीचे दो नहीं, बल्कि तीन जिंदगियां इस व्रत के धागे से बंधी हुई हैं। और विडंबना ये है कि दुनिया की नज़रों में ये रिश्ता सिर्फ एक का सच है। अनिरुद्ध के आलीशान घर में तैयारियां तो अर्शी और उसकी लाडली बेटी अदिति के लिए हो रही हैं, लेकिन इन तैयारियों के शोर के पीछे एक खामोशी सिसक रही है, और वो खामोशी है झनक की। अदिति, जो ऋषि की पत्नी होने का सामाजिक अधिकार रखती है, आज बेहद खुश है। उसके लिए ये सिर्फ एक व्रत नहीं, बल्कि अपनी जीत का जश्न है। वो जीत जो उसे लगता है कि उसने झनक को हराकर हासिल की है। अदिति सुबह से ही अपने सजने संवरने और रस्मों में व्यस्त है। उसे इस बात का रत्ती भर भी अंदाजा नहीं है कि जिस घर में वो रानी बनकर घूम रही है, उसी घर के एक कोने में नूतन की बेटी झनक एक ऐसी तपस्या कर रही है जिसका ना तो कोई नाम है और ना ही कोई मंजिल। संजना टीवी के दर्शकों को यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि झनक की स्थिति इस वक्त किसी त्याग की मूर्ति से कम नहीं है। उसका और ऋषि का तलाक हो चुका है। कानूनी तौर पर वो अलग है। ऋषि अब एक पुलिस एसपी है और समाज की नज़रों में अदिति का पति है। लेकिन भारतीय संस्कारों और उस पवित्र बंधन की डोर को झनक अपने मन से काट नहीं पाई है। भले ही ऋषि ने कानूनन अदिति को अपनाया हो, लेकिन झनक के दिल में जो सिंदूर का रंग ऋषि के नाम का चढ़ा था, वो आज भी उतना ही गहरा है। यही वजह है कि जब पूरा घर अदिति की सरगी और उसके कपड़ों की चर्चा कर रहा था, तब झनक ने अपनी बंद आंखों के पीछे उस संकल्प को दोहराया कि वो भी ऋषि के लिए व्रत रखेगी। ये व्रत किसी को दिखाने के लिए नहीं है, अनिरुद्ध या अर्शी को साबित करने के लिए नहीं है। ये सिर्फ उसकी अपनी आत्मा की तसल्ली के लिए है। लेकिन ये इतना आसान नहीं होने वाला था। घर में अर्शी की पैनी नजरें हर वक्त झनक पर टिकी हैं। अर्शी, जो अपनी बेटी अदिति की खुशियों के बीच किसी भी पुराने साए को नहीं आने देना चाहती, वो लगातार झनक को काम में उलझाए हुए हैं। अर्शी को इस बात का डर है कि कहीं झनक की मौजूदगी अदिति के पहले करवा चौथ को खराब न कर दे, इसलिए वो जानबूझकर झनक पर घर की जिम्मेदारियों का बोझ डाल रही है। सुबह से दोपहर होती है और झनक के हलक से पानी की एक बूंद भी नीचे नहीं उतरी है। वो लगातार भाग दौड़ कर रही है, कभी पूजा की थाली सजाने में मदद करना, तो कभी मेहमानों की खातिरदारी करना। शरीर कमजोर पड़ रहा है, माथे पर पसीने की बूंदें हैं और होंठ सूखे हुए हैं, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक है, ऋषि की सलामती की दुआ। अनिरुद्ध, जो अभी तक इस बात से पूरी तरह अनजान है कि झनक ही उसकी और नूतन की बेटी है, वो झनक की हालत देख रहा है। एक अजीब सा खिंचाव उसे झनक की तरफ महसूस होता है। पिता का वो अवचेतन मन शायद ये भांप रहा है कि ये लड़की तकलीफ में है, लेकिन अर्शी के प्रभाव और अतीत की कड़वाहट की वजह से अनिरुद्ध अपनी भावनाओं को दबा देता है। वो देखता है कि झनक बार बार दीवार का सहारा ले रही है, उसके चेहरे का रंग फीका पड़ चुका है, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाता। अनिरुद्ध का यही मौन शो में आगे चलकर एक बहुत बड़े पछतावे का कारण बनने वाला है। दूसरी तरफ हमारा हीरो, पुलिस एसपी ऋषि, अपने ऑफिस में बैठकर भी चैन से नहीं है। फाइलों के ढेर के बीच उसका ध्यान बार बार घड़ी की सुइयों पर जा रहा है। ऋषि, जो बाहर से सख्त दिखता है, अंदर से भावनाओं के बवंडर से जूझ रहा है। उसे पता है कि घर पर अदिति ने उसके लिए व्रत रखा है, ये उसका फर्ज है कि वो समय पर पहुंचे और पति होने की रस्में निभाए। लेकिन उसका दिल, जो तर्कों और कानूनों को नहीं मानता, वो बार बार उसे झनक की याद दिला रहा है। ऋषि जानता है कि झनक जिद्दी है। उसे अच्छे से पता है कि भले ही उन दोनों के रास्ते अलग हो गए हैं, लेकिन आज के दिन झनक भूखी प्यासी होगी। ये ख्याल ऋषि को बेचैन कर रहा है। एक तरफ अदिति का प्यार और अधिकार है, और दूसरी तरफ झनक की वो खामोश कुर्बानी जो ऋषि को अंदर ही अंदर कचोट रही है। ऋषि का चरित्र यहाँ बहुत ही खूबसूरती से लिखा गया है। वो ना तो अदिति को धोखा देना चाहता है और ना ही झनक को तकलीफ में देखना चाहता है। इसी कश्मकश में वो अपनी जीप निकालता है और घर की तरफ चल पड़ता है, लेकिन उसके मन में एक अनजाना डर बैठा हुआ है कि आज की शाम कुछ ऐसा होने वाला है जो इन तीनों की किस्मत बदल देगा।
शाम ढलने लगती है और अनिरुद्ध का घर रोशनी से जगमगा उठता है। छत को बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया है। अर्शी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। अदिति लाल जोड़े में सजी धजी बिल्कुल किसी राजकुमारी की तरह लग रही है। उसके हाथों में ऋषि के नाम की मेहंदी रची है और वो अपनी माँ अर्शी के साथ खड़ी होकर चांद के निकलने का इंतजार कर रही है। पूरा माहौल उत्सव का है। ढोलक बज रही है, महिलाएं गीत गा रही हैं, लेकिन इस शोर शराबे से दूर झनक एक कोने में खड़ी है, सादे कपड़ों में, बिल्कुल अकेली। उसने कोई भारी गहने नहीं पहने, ना ही कोई दिखावटी श्रृंगार किया है। फिर भी उसकी सादगी में एक ऐसा तेज है जो अदिति की चमक को फीका कर रहा है। झनक की हालत अब बिगड़ने लगी है। पूरे दिन की थकान और निर्जला व्रत का असर उसके शरीर पर साफ दिख रहा है। उसका सर चकरा रहा है, आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है, लेकिन उसने अपनी जगह नहीं छोड़ी। वो भी आसमान की तरफ देख रही है। बस फर्क इतना है कि अदिति चांद को देखकर अपना व्रत खोलना चाहती है और झनक चांद को देखकर अपनी तपस्या पूरी करना चाहती है, भले ही उसे पानी पिलाने वाला कोई ना हो। अर्शी बार बार झनक वहां से हटाने की कोशिश करती है, उसे ताने मारती है कि उसका यहाँ क्या काम है, ये सुहागनों का त्योहार है। अर्शी के ये कड़वे शब्द झनक के दिल को छलनी कर देते हैं, खासकर ये जानते हुए कि ये वही अर्शी है जिसने उसकी माँ नूतन की जिंदगी भी बर्बाद की थी और अब उसकी जिंदगी के पीछे पड़ी है। लेकिन झनक जवाब नहीं देती, क्योंकि उसके पास अब बोलने की ताकत नहीं बची है। तभी वहां गाड़ियों का काफिला आता है और पुलिस की वर्दी में ऋषि की एंट्री होती है। ऋषि के आते ही अदिति का चेहरा खिल उठता है। वो दौड़कर उसके पास जाती है। ऋषि मुस्कुराने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी नजरें अदिति के कंधों के पीछे उस साए को ढूंढ रही हैं जो भीड़ में कहीं खो गया है। और फिर उसकी नज़र पड़ती है खंभे के पास खड़ी झनक पर। झनक की लड़खड़ाती हुई हालत ऋषि की पारखी नज़रों से छुप नहीं पाती। वो देख सकता है कि झनक मुश्किल से अपने पैरों पर खड़ी है। संजना टीवी के दोस्तों, यहीं से वो पल शुरू होता है जहां जज्बात उसूलों पर भारी पड़ने लगते हैं। पूजा की थाली तैयार है, चांद बादलों के पीछे से निकलने ही वाला है। सभी औरतें अपनी छलनी और पानी का लोटा लेकर तैयार हैं। अदिति ऋषि को अपने पास खींचती है, उसे रस्मों के लिए खड़ा करती है। ऋषि अदिति के पास खड़ा तो है, लेकिन उसका पूरा ध्यान झनक पर है, जो अब खुद को संभाल नहीं पा रही है। झनक को महसूस हो रहा है कि उसके प्राण कंठ तक आ गए हैं। प्यास से उसका गला चटक रहा है। वो मन ही मन ऋषि से माफी मांगती है कि शायद वो अपना व्रत पूरा नहीं कर पाएगी। उसे चक्कर आ रहे हैं, दुनिया घूमती हुई लग रही है। अर्शी अभी तक अपनी बेटी की खुशियों में मगन है और अनिरुद्ध मेहमानों में व्यस्त है। किसी का ध्यान नहीं है कि एक जिंदगी वहां दम तोड़ रही है, सिवाय ऋषि के। तभी अचानक बादलों से चांद बाहर आता है। चांद निकल आया की आवाजें गूंजती हैं। अदिति खुशी से उछल पड़ती है। वो अपनी छलनी उठाती है और ऋषि का चेहरा देखने के लिए आगे बढ़ती है। ऋषि के हाथ में पानी का लोटा है, जिससे उसे अदिति को पानी पिलाना है। लेकिन ठीक उसी वक्त कुदरत अपना खेल खेलती है। झलक, जो अब तक अपनी इच्छा शक्ति से खड़ी थी, उसका शरीर जवाब दे जाता है। उसकी आंखों के सामने पूरी तरह अंधेरा छा जाता है और वो बेहोश होकर जमीन की तरफ गिरती है। उसका गिरना किसी को सुनाई नहीं देता, क्योंकि संगीत बहुत तेज है। लेकिन ऋषि, जिसकी आत्मा झनक से जुड़ी है, उसे ये आभास हो जाता है। वो एक पल के लिए भी नहीं सोचता। अदिति अपनी छलनी से ऋषि को देखने ही वाली होती है कि ऋषि अचानक वहां से हट जाता है। अदिति हैरान होकर छलनी हटाती है तो देखती है कि ऋषि वहां नहीं है। ऋषि बिजली की फुर्ती से झनक की तरफ लपकता है, जो जमीन पर गिरने ही वाली थी। संजना टीवी के दर्शकों, अब कहानी उस नाजुक मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां एक पल की देरी या एक पल की जल्दबाजी सालों साल के रिश्तों की परिभाषा बदलने वाली है। जैसा कि हमने पिछले भाग में देखा, झनक जमीन पर गिरने ही वाली थी और ऋषि अपनी पूजा छोड़कर उसकी तरफ दौड़ा। माहौल में सन्नाटा था, लेकिन दिलों में शोर बहुत तेज था। ऋषि ने ऐन वक्त पर झनक का सिर जमीन से टकराने से पहले ही उसे अपनी मजबूत बाहों में थाम लिया। ये दृश्य किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था, लेकिन यहाँ भावनाएं असली थीं, डर असली था। ऋषि की बाहों में झनक का बेजान शरीर था और ऋषि के चेहरे पर वो खौफ था जो उसने शायद बड़े से बड़े अपराधियों का सामना करते वक्त भी महसूस नहीं किया होगा, अपनों को खोने का खौफ। यहीं पर किस्मत अपना सबसे बड़ा खेल खेलती है। ऋषि के हाथ में अभी भी वो पानी का लोटा था जो वो रस्म के मुताबिक अदिति को पिलाने के लिए लाया था। झनक बेहोश थी, उसका गला पूरी तरह सूख चुका था और वो सांस लेने के लिए संघर्ष कर रही थी। ऋषि ने पल भर के लिए भी ये नहीं सोचा कि वो कहाँ खड़ा है, उसके हाथ में किसका पानी है या सामने कौन खड़ा है। एक पुलिस अफसर होने के नाते उसकी पहली ट्रेनिंग ही यही है कि जान बचाना सबसे बड़ा धर्म है, और एक प्रेमी होने के नाते उसकी धड़कनें सिर्फ झनक के लिए चल रही थीं।
घबराहट में ऋषि ने झनक को अपनी गोद में थोड़ा ऊपर उठाया और वही लोटा जो अदिति के सुहाग की निशानी था उसे झनक के होठों से लगा दिया। पानी की वो ठंडी धार जैसे ही झनक के सूखे गले में उतरी, आसमान में चमकते हुए पूरे चांद ने इस मंजर को अपनी गवाही में दर्ज कर लिया। अनजाने में ही सही, लेकिन विधि का विधान पूरा हो चुका था। झनक, जिसने सुबह से ऋषि के नाम का निर्जला व्रत रखा था, उसका व्रत ऋषि के हाथों ही टूटा। पानी की उन बूंदों ने न सिर्फ झनक की जान बचाई, बल्कि उन रस्मों को भी पूरा कर दिया जो समाज की नज़रों में नाजायज़ थीं, लेकिन कुदरत की नज़रों में पवित्र। ठीक इसी पल अदिति की दुनिया उजड़ गई। वो जो अपनी छलनी हटाकर ऋषि का चेहरा देखने के लिए बेताब थी, उसने जब अपनी आंखों से छलनी हटाई तो सामने का नज़ारा देखकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। जिस पति के लिए उसने दिन भर भूख प्यास बर्दाश्त की, जिस पल के लिए उसने इतने सपने सजाए थे, वो पति इस वक्त उसकी सौतन, उसकी सबसे बड़ी दुश्मन झनक को अपनी बाहों में भरकर पानी पिला रहा था। अदिति के हाथों से पूजा की थाली छूटकर जमीन पर जा गिरी। थाली के गिरने की तेज आवाज ने वहां मौजूद सभी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। संगीत रुक गया, ढोलक थम गई और मेहमानों की हंसी ठिठोली एक गहरे सन्नाटे में बदल गई। हर किसी की नज़र अब उस त्रिकोण पर थी, ऋषि जो जमीन पर बैठकर झनक को होश में लाने की कोशिश कर रहा था, अदिति जो पत्थर की मूर्ति बनी खड़ी थी, और झनक जो धीरे धीरे अपनी आंखें खोल रही थी। झनक को होश आया। पानी की शीतलता ने उसे जीवन दान दिया था। उसने जैसे ही अपनी आंखें खोली, सबसे पहले उसे ऋषि का चेहरा दिखा, जिसकी आंखों में बेइंतहा फिक्र थी। एक पल के लिए उसे लगा कि वो कोई सपना देख रही है, लेकिन जब उसने महसूस किया कि उसके होठ गीले हैं और ऋषि के हाथ में खाली लोटा है, तो उसे वास्तविकता का आभास हुआ। उसका व्रत पूरा हो चुका था। उसके दिल को एक अजीब सा सुकून मिला, लेकिन दिमाग में खतरे की घंटी बज उठी। उसने देखा कि वो ऋषि की गोद में है और पूरा परिवार उन्हें घूर रहा है। वो हड़बड़ाकर उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन कमजोरी की वजह से फिर से लड़खड़ा गई। ऋषि ने उसे सहारा देकर खड़ा किया। तभी वहां अर्शी की चीख गूंजी। अर्शी, जो अब तक सदमे में थी, अचानक ज्वालामुखी की तरह फट पड़ी। वो दौड़कर अदिति के पास आई और फिर ऋषि की तरफ मुड़ी। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। उसने ऋषि पर सवालों की बौछार कर दी। ये क्या तमाशा है ऋषि? आज मेरी बेटी का पहला करवा चौथ था। तुमने उसका व्रत तोड़ने के बजाय इस लड़की को पानी पिलाया। क्या तुम्हें रस्मों का, मर्यादा का या अपनी पत्नी का जरा भी ख्याल नहीं है? अर्शी के शब्द बेहद तीखे थे। वो सिर्फ एक सास नहीं, बल्कि एक माँ के तौर पर आहत थी, जिसे लग रहा था कि उसका दामाद उसकी बेटी के साथ धोखा कर रहा है। अनिरुद्ध भी वहां आ पहुंचा। उसकी स्थिति बहुत विचित्र थी। एक तरफ उसकी पत्नी और कानूनी बेटी अदिति का अपमान था, और दूसरी तरफ झनक थी, जिसके दिल में एक अज्ञात ममता जाग रही थी, जिसे वो खुद भी नहीं समझ पा रहा था। अनिरुद्ध ने भी ऋषि को सवालिया नजरों से देखा, मानो पूछ रहा हो कि उसने ऐसा क्यों किया। संजना टीवी के दर्शकों, यहाँ ऋषि का किरदार बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ऋषि, जो एक एसपी है, वो घबराता नहीं है। उसने अर्शी की आंखों में आंखें डालकर जो जवाब दिया, उसने सबकी बोलती बंद कर दी। ऋषि ने कहा, अर्शी माँ, रस्में और रिवाज इंसानी जान से बढ़कर नहीं होते। झनक यहाँ गिर गई थी, वो बेहोश थी। अगर मैं उसे पानी नहीं पिलाता और उसे कुछ हो जाता, तो क्या आप उसकी जिम्मेदारी लेती? मैं एक पुलिस वाला हूँ। मेरे सामने कोई मर रहा हो तो मैं मुहूर्त या रस्म नहीं देखता। ऋषि का तर्क इतना ठोस था कि अर्शी के पास उसका कोई काट नहीं था, लेकिन भावनाएं शांत नहीं कर सकती। अदिति की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने रोते हुए कहा, लेकिन ऋषि, वो पानी मेरे लिए था, वो हक मेरा था। अदिति का दर्द सच्चा था। वो एक पत्नी है जिसे अपनी ही नजरों के सामने अपने अधिकार छीनते हुए दिखे। ऋषि ने अदिति को समझाने की कोशिश की कि ये सब जानबूझकर नहीं हुआ, ये सिर्फ एक हादसा था, एक मेडिकल इमरजेंसी थी। लेकिन क्या ये वाकई सिर्फ एक हादसा था? झनक वहां खड़ी होकर सब सुन रही थी। उसे बहुत अपराध बोध महसूस हो रहा था कि उसकी वजह से घर में क्लेश हो गया। उसने दबी हुई आवाज में माफी मांगी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि मुझे चक्कर आ जाएगा। मेरा इरादा किसी का त्योहार खराब करने का नहीं था। झनक की आवाज में इतनी मासूमियत और दर्द था कि पत्थर भी पिघल जाए, लेकिन अर्शी का दिल पत्थर से भी सख्त है। उसने झनक का हाथ पकड़ा और उसे धक्के मारते हुए घर से बाहर निकालने की कोशिश की। अर्शी चिल्लाई, तुम्हारे आने से ही इस घर में ग्रहण लग गया है, निकल जाओ यहाँ से। तभी एक ऐसा मोड़ आया जिसने सबको चौंका दिया। अनिरुद्ध, जो अब तक चुप खड़ा था, उसने आगे बढ़कर अर्शी का हाथ रोक लिया। जी हाँ दोस्तों, अनिरुद्ध ने अपनी ही पत्नी को रोका। उसने कहा, अर्शी, बस करो, वो बीमार है। इस हालत में उसे घर से निकालना इंसानियत नहीं है। अनिरुद्ध का ये कदम अर्शी के लिए किसी तमाचे से कम नहीं था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका पति, जो हमेशा उसकी हाँ में हाँ मिलाता था, आज उस मनहूस लड़की की तरफदारी कर रहा है। अनिरुद्ध ने झनक को सहारा दिया और पास की कुर्सी पर बैठाया। उसने नौकरों को झनक के लिए जूस और खाना लाने का आदेश दिया। अनिरुद्ध का ये व्यवहार ऋषि को भी हैरान कर गया, लेकिन ऋषि को कहीं न कहीं सुकून मिला कि कोई तो है जो झनक के दर्द को समझ रहा है। लेकिन असली ड्रामा तो अब शुरू होने वाला था।
अदिति, जो अपने पिता का ये रूप देख रही थी, उसे लगा कि वो इस घर में अकेली पड़ गई है। पति का ध्यान झनक पर, पिता का ध्यान झनक पर। ईर्ष्या और असुरक्षा ने अदिति के दिमाग पर कब्जा कर लिया। वो वहां से भागते हुए अपने कमरे में गई और दरवाजा जोर से बंद कर लिया। पूरा घर सन्न रह गया। ऋषि अदिति के पीछे जाने ही वाला था कि तभी उसकी नजर झनक पर पड़ी, जो आंसुओं से भीगी आंखों से उसे देख रही थी। ऋषि दौराहे पर खड़ा था, एक तरफ पत्नी का गुस्सा, दूसरी तरफ प्रेमिका की लाचारी। तभी झनक ने कुछ ऐसा किया जो उसकी महानता को दर्शाता है। उसने ऋषि से कहा, आप जाइए, अदिति जी को आपकी जरूरत है, मैं ठीक हूं। झनक ने अपने प्यार को पीछे रखकर ऋषि को उसके फर्ज की याद दिलाई। ऋषि भारी मन से अदिति के कमरे की तरफ बढ़ा, लेकिन दोस्तों, कमरे के अंदर जो होने वाला था उसका अंदाजा ना तो ऋषि को था और ना ही बाहर खड़े अनिरुद्ध को। अदिति अंदर जाकर अपनी कलाई काटने का या कोई बड़ा कदम उठाने का नाटक करने वाली थी, या शायद सच में कुछ कर बैठने वाली थी। कमरे के अंदर से चीजों के टूटने की आवाजें आने लगी। बाहर अर्शी ने रोना पीटना शुरू कर दिया कि इस लड़की ने मेरी बेटी का घर उजाड़ दिया। माहौल इतना तनावपूर्ण हो गया था कि सांस लेना भी मुश्किल था। इसी बीच ऋषि के फोन पर एक कॉल आती है। ये कॉल थाने से थी। उसे खबर मिलती है कि जिस केस पर वो काम कर रहा है उसमें एक बड़ा सबूत हाथ लगा है, और वो सबूत किसी और के खिलाफ नहीं, बल्कि शायद अतीत के किसी ऐसे पन्ने से जुड़ा है जो अनिरुद्ध और अर्शी के काले सच को सामने ला सकता है। ऋषि अब फंसा है, अंदर पत्नी का ड्रामा, बाहर झनक की जिम्मेदारी और फोन पर उसका फर्ज। यहीं पर हमारा ये भाग समाप्त होता है, एक बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह के साथ। क्या ऋषि अदिति का दरवाज़ा खुलवा पाएगा? क्या अनिरुद्ध को अपनी बेटी झनक के प्रति इस खिंचाव का असली कारण समझ आएगा? और सबसे बड़ी बात, क्या वो करवा चौथ का व्रत जो झनक ने पूरा किया, वो ऋषि और झनक को फिर से एक कर देगा? संजना टीवी पर इस कहानी का विश्लेषण जारी रहेगा, क्योंकि अगले भाग में जो खुलासा होने वाला है वो डीएनए रिपोर्ट से भी ज्यादा धमाकेदार होगा। संजना टीवी के दोस्तों, कहानी अब उस मुकाम पर है जहां हर सांस के साथ डर बढ़ता जा रहा है। अदिति के कमरे का दरवाज़ा बंद है और अंदर से आ रही चीज़ों के टूटने की आवाज़ें अब एकदम से थम गई हैं। ये खामोशी उस शोर से भी ज्यादा डरावनी है जो कुछ पल पहले वहां गूंज रहा था। बाहर खड़े ऋषि के माथे पर पसीना है। एक तरफ उसकी ड्यूटी का फ़ोन था जिसे उसने काटकर जेब में रख लिया है, और दूसरी तरफ उसकी पत्नी की ये डराने वाली चुप्पी। अर्शी का रोना धूना जारी है। वो लगातार अनिरुद्ध और ऋषि को कोस रही है कि अगर उसकी बेटी को कुछ भी हुआ तो वो पूरे घर को आग लगा देगी। ऋषि अब और इंतजार नहीं करता। वो एक कदम पीछे हटता है और अपनी पूरी ताकत लगाकर दरवाजे पर कंधे से वार करता है। दरवाज़ा मजबूत है, लेकिन ऋषि का इरादा उससे कहीं ज्यादा पक्का है। 2-3 बार की कोशिश के बाद लकड़ी की चौखट चटकने की आवाज़ आती है और एक जोरदार धक्के के साथ दरवाज़ा खुल जाता है। कमरे के अंदर का नज़ारा देखकर वहां मौजूद हर शख्स की सांसें अटक जाती हैं। नहीं दोस्तों, अदिति ने खुद को कोई शारीरिक नुकसान नहीं पहुंचाया था, लेकिन उसने कमरे की हालत किसी युद्ध के मैदान जैसी बना दी थी। शादी की तस्वीरें जमीन पर बिखरी पड़ी थीं, शीशा चकनाचूर हो चुका था और पूरे कमरे में कपड़े और सजावट का सामान फैला हुआ था। अदिति कमरे के एक कोने में सिकुड़ कर बैठी थी। उसका शरीर गुस्से और रोने की वजह से कांप रहा था। उसे पैनिक अटैक आ रहा था। ये दृश्य ऋषि के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, लेकिन साथ ही एक राहत भी कि अदिति सुरक्षित है। ऋषि तुरंत दौड़कर उसके पास गया और उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन अदिति ने झटके से ऋषि का हाथ हटा दिया। उसकी आंखों में सिर्फ नफरत थी। वो चिल्लाई, मुझे मत छूना, तुमने आज सबके सामने मेरा तमाशा बना दिया। तुमने उस झनक को चुना मेरे होते हुए। अदिति का ये आरोप ऋषि के दिल पर लगा, लेकिन वो जानता था कि इस वक्त बहस करने का कोई फायदा नहीं है। उसने जबरदस्ती अदिति को पानी पिलाया और उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन असली कहानी तो कमरे के बाहर चल रही थी। अनिरुद्ध, जो दरवाजे पर खड़ा सब देख रहा था, उसका ध्यान अचानक सीढ़ियों के पास खड़ी झनक पर गया। झनक अभी भी वहीं खड़ी थी, सहमी हुई, डरी हुई। उसे लग रहा था कि इस पूरी तबाही की जड़ वो है। वो वहां से चुपचाप जाने के लिए मुड़ी ही थी कि उसे लड़खड़ाता देख अनिरुद्ध उसके पास पहुंच गया। दोस्तों, ये पल शो के इतिहास का सबसे भावुक पल बनने वाला है। अनिरुद्ध ने एक पिता के हक से झनक का हाथ पकड़ा और उसे रोका। उसने झनक से कहा, तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। झनक ने नम आंखों से अनिरुद्ध की तरफ देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जिस आदमी ने उसे हमेशा पराया समझा, आज वो इतनी अपनायत क्यों दिखा रहा है। अनिरुद्ध खुद नहीं जानता था कि क्यों, लेकिन झनक का दर्द उसे अपना सा लग रहा था। उसने पास ही रखी फलों की टोकरी से एक सेब उठाया और झनक की तरफ बढ़ाया। अनिरुद्ध ने कहा, तुमने भी तो सुबह से कुछ नहीं खाया है, लो इसे खा लो। जरा सोचिए दोस्तों,
एक तरफ पति पत्नी के बीच दरार पड़ चुकी है और दूसरी तरफ एक पिता और बेटी जो अपने रिश्ते के सच से अनजान हैं, वो अनजाने में ही एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। अनिरुद्ध का झनक को खाना खिलाना अर्शी के जले पर नमक छिड़कने जैसा था। अर्शी, जो अभी अभी आश्वस्त हुई थी कि अदिति ठीक है, बाहर निकली और उसने ये नज़ारा देख लिया। उसका खून खौल उठा। वो झनक की तरफ लपकी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति से हमदर्दी लेने की? तुम माँ बेटी ने मिलकर मेरे परिवार को बर्बाद करने की कसम खाई है क्या? अर्शी का इशारा पुरानी झनक की तरफ था, लेकिन इस बार जवाब अनिरुद्ध ने नहीं बल्कि ऋषि ने दिया। ऋषि कमरे से बाहर आया। उसका चेहरा अब बदला हुआ था। उसकी आंखों में वो नरमी नहीं थी जो कुछ देर पहले थी। अब वहां एक पुलिस वाले की सख्ती थी। ऋषि ने अर्शी के सामने आकर कड़क आवाज में कहा, बस बहुत हुआ अर्शी माँ, अब एक शब्द और नहीं। ऋषि की आवाज में इतनी ताकत थी कि अर्शी भी सहम गई। ऋषि ने अपनी जेब से फोन निकाला और सबको दिखाया। उसने कहा, अभी थाने से खबर मिली है। जिस पुराने केस को दबाने की कोशिश सालों से की जा रही थी, उसका मुख्य गवाह मिल गया है। और वो गवाह ये साबित कर सकता है कि झनक की मां के साथ जो हुआ वो हादसा नहीं था, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। ऋषि ने ये बात कहते हुए अर्शी की आंखों में सीधे देखा। अर्शी का चेहरा पीला पड़ गया। उसके हाथ कांपने लगे। क्या ऋषि को अर्शी के किसी पुराने गुनाह का सुराग मिल गया है? ऋषि ने बात को आगे बढ़ाते हुए एक ऐसा बम फोड़ा जिसने वहां खड़े सबके होश उड़ा दिए। उसने कहा, और अदिति, तुम्हें लगता है कि मैंने झनक को पानी पिलाकर गलती की? तो सुन लो, अगर आज मैं उसे पानी नहीं पिलाता तो शायद हम सब एक बहुत बड़े पाप के भागीदार बनते, क्योंकि इंसानियत किसी भी रिश्ते से बड़ी होती है। मैंने जो किया अपने होशो हवास में किया और मुझे उसका कोई पछतावा नहीं है। ऋषि ने साफ कर दिया कि अब वो अदिति के नखरों या अर्शी की चालबाजियों से डरने वाला नहीं है। उसने अनिरुद्ध की तरफ देखा और कहा, अंकल, झनक की जिम्मेदारी अब मेरी है। जब तक वो पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती और अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो जाती, वो कहीं नहीं जाएगी। अगर इस घर में उसे सम्मान नहीं मिल सकता तो मैं उसके लिए दूसरा इंतजाम करूंगा, लेकिन उसे बेसहारा नहीं छोड़ूंगा। ऋषि का ये ऐलान अदिति के लिए किसी कयामत से कम नहीं था। उसने समझ लिया कि आज उसने ऋषि को हमेशा के लिए अपने दिल से दूर कर दिया है। ऋषि ने झनक का हाथ नहीं पकड़ा, लेकिन उसके साथ खड़े होकर उसने दुनिया को बता दिया कि उसकी वफादारी अब सच के साथ है। झनक, जो अब तक खुद को अकेली समझ रही थी, उसे महसूस हुआ कि उसके पास अब दो ढाल हैं, एक ऋषि का साथ और दूसरा अनिरुद्ध का बढ़ता हुआ स्नेह। अनिरुद्ध ने भी ऋषि की बात का समर्थन करते हुए सिर हिलाया। उसने अर्शी से कहा, ऋषि सही कह रहा है, हमारे घर की बहुओं और बेटियों के साथ ऐसा व्यवहार शोभा नहीं देता। झनक गेस्ट रूम में रहेगी और उसका पूरा ख्याल रखा जाएगा। एपिसोड का अंत एक बहुत ही सस्पेंस भरे नोट पर होता है। रात गहरी हो चुकी है, सभी अपने अपने कमरों में जा चुके हैं। झनक गेस्ट रूम की खिड़की पर खड़ी चांद को देख रही है। उसका व्रत पूरा हुआ, लेकिन उसकी जिंदगी का वनवास अभी बाकी है। तभी उसे अपने पीछे किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। वो पलटती है तो देखती है कि ऋषि खड़ा है। ऋषि के हाथ में वही डायरी है जो झनक की माँ की थी। ऋषि उसे वो डायरी देता है और कहता है, इसे पढ़ो झनक, इसमें तुम्हारी अतीत के वो पन्ने हैं जो अर्शी ने फाड़ने की कोशिश की थी। तुम्हारी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, अभी तो शुरू हुई है। झनक कांपते हाथों से डायरी लेती है। कैमरा झनक की आंखों और ऋषि के चेहरे पर जूम करता है और बैकग्राउंड में एक गंभीर संगीत बजता है जो आने वाले तूफान का संकेत दे रहा है। तो दोस्तों, ये था झनक के आने वाले एपिसोड का पूरा हाल। ऋषि ने चुन लिया है सच का रास्ता, अनिरुद्ध के दिल में जाग उठी है ममता और अर्शी के पापों का घड़ा भरने वाला है। लेकिन बड़ा सवाल ये है, क्या उस डायरी में ये लिखा होगा कि अनिरुद्ध ही झनक का पिता है? और जब ये राज खुलेगा तो क्या अदिति अपनी सौतेली बहन को अपना पाएगी या उसकी जान की दुश्मन बन जाएगी? संजना टीवी के साथ बने रहिए, क्योंकि अगला अपडेट इससे भी ज्यादा धमाकेदार होगा। अगर आपको ये स्टोरी लाइन पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आप ऋषि को किसके साथ देखना चाहते हैं, अदिति या झनक। संजना टीवी के मेरे प्यारे दोस्तों, अब दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि हम उस घड़ी पर आ पहुंचे हैं जिसका इंतजार न जाने कितने एपिसोड से हो रहा था। गेस्ट रूम में सन्नाटा पसरा है, लेकिन ये शांति किसी तूफान से पहले की है। ऋषि ने झनक के हाथों में उसकी मां नूतन की वो लाल डायरी थमा दी है। झनक के हाथ कांप रहे हैं। उसे महसूस हो रहा है कि ये सिर्फ कागज के पन्ने नहीं है, बल्कि उसकी मां की वो चीखें हैं जो सालों पहले इस समाज के शोर में दब गई थीं। ऋषि वहां खामोशी से खड़ा है, एक रक्षक
रक्षक की तरह, ये सुनिश्चित करते हुए कि आज झनक को सच का सामना करने से कोई रोक न पाए। झनक धीरे से डायरी का पहला पन्ना पलटती है। उसकी माँ की वही जानी पहचानी लिखावट देखकर उसकी आंखों से आंसू टपक पड़ते हैं, जो डायरी के पन्नों पर गिरकर पुराने शब्दों को और भी गहरा कर देते हैं। जैसे जैसे झनक पन्ने पलटती है, उसके चेहरे के भाव बदलने लगते हैं, दुख से हैरानी और हैरानी से एक गहरा सदमा। डायरी में नूतन ने अपने और अनिरुद्ध के रिश्ते की हर वो बात लिखी थी जो दुनिया से छिपाई गई थी। कैसे अनिरुद्ध ने उससे प्यार किया था, कैसे रस्मों रिवाजों के बीच उन दोनों ने एक दूसरे को अपना माना था, और कैसे अर्शी की साजिशों ने उन्हें अलग कर दिया था। लेकिन दोस्तों, असली भूचाल तब आता है जब झनक आखिरी कुछ पन्नों पर पहुंचती है। वहां एक तारीख लिखी है, झनक के जन्म की तारीख, और उसके नीचे नूतन ने जो लिखा है उसे पढ़कर झनक के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। वहां साफ शब्दों में लिखा था, मेरी बच्ची झनक, तुम अनाथ नहीं हो, तुम्हारे पिता का नाम अनिरुद्ध है। वही अनिरुद्ध जिसे दुनिया अर्शी का पति मानती है, असल में वो तुम्हारे पिता हैं। जरा सोचिए दोस्तों, उस लड़की की मनोदशा क्या होगी जिसे आज तक ये ताना मारा गया कि उसका कोई नाम नहीं, कोई कुल नहीं, और आज उसे पता चलता है कि जिस घर में वो नौकरों की तरह रह रही है, वो असल में उसी घर की बड़ी वारिस है। जिस आदमी ने अनिरुद्ध ने उसे हमेशा दया की दृष्टि से देखा, कभी हक नहीं दिया, वो उसका अपना सगा पिता है। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि अदिति, जो उसे नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती, वो उसकी अपनी सौतेली बहन है। झनक का गला रुंध जाता है, वो डायरी सीने से लगाकर फूट फूट कर रोने लगती है। ये रोना सिर्फ दुख का नहीं है, ये रोना उस धोखे का है जो किस्मत ने और उसके अपने पिता ने उसके साथ किया। ऋषि, जो शायद इन्वेस्टिगेशन के दौरान इस सच का अंदाजा लगा चुका था, वो आगे बढ़ता है और झनक के कंधे पर हाथ रखता है। ऋषि कुछ नहीं कहता, बस उसका मौन समर्थन ये बता देता है कि अब ये लड़ाई अकेली झनक की नहीं है। ऋषि की आंखों में एक अंगार है, वो अब समझ चुका है कि अर्शी ने सिर्फ दो प्रेमियों को अलग नहीं किया था, बल्कि एक बेटी से उसका पिता छीना था। उसी वक्त कैमरे का फोकस अर्शी के कमरे की तरफ जाता है। वहां का नज़ारा गेस्ट रूम से बिल्कुल अलग है, लेकिन उतना ही तनावपूर्ण है। अर्शी कमरे में इधर उधर बेचैनी से टहल रही है, उसे नींद नहीं आ रही। उसका सिक्स्थ सेंस उसे बता रहा है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। उसे बार बार ऋषि की वो धमकी याद आ रही है, गवाह मिल गया है। अर्शी, जो एक शातिर खिलाड़ी है, वो समझ जाती है कि अगर वो डायरी या वो गवाह सामने आ गया तो उसका सालों का बनाया हुआ साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा। अदिति अभी भी बिस्तर पर लेटी सिसक रही है, अपने पति के ठुकराए जाने के गम में, लेकिन अर्शी का दिमाग गम में नहीं बल्कि साजिश में चल रहा है। वो अपना फोन उठाती है और रात के अंधेरे में एक नंबर डायल करती है। ये कॉल किसी वकील को नहीं, बल्कि एक ऐसे शख्स को है जो सबूत मिटाने में माहिर है। अर्शी दबी आवाज में आदेश देती है, मुझे वो डायरी किसी भी कीमत पर चाहिए, और अगर उस लड़की को हमेशा के लिए चुप कराना पड़े तो भी पीछे मत हटना। दोस्तों, अर्शी का ये रूप देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक माँ अपनी बेटी का घर बचाने के लिए किस हद तक गिर सकती है, ये अर्शी ने साबित कर दिया है। सुबह होती है, सूरज की पहली किरण अनिरुद्ध के घर के आंगन में पड़ती है, लेकिन आज की सुबह बाकी दिनों जैसी नहीं है। आज हवा में एक अजीब सा भारीपन है। हॉल में अनिरुद्ध अखबार पढ़ रहा है, लेकिन उसका ध्यान बार बार गेस्ट रूम के दरवाजे की तरफ जा रहा है। उसे चिंता है कि झनक कैसी होगी। तभी दरवाजा खुलता है और झनक बाहर आती है। लेकिन संजना टीवी के दर्शकों, ये वो बेचारी डरी सहमी झनक नहीं है जिसे हमने कल रात देखा था। आज उसकी चाल में एक आत्मविश्वास है, उसकी आंखों में सवाल है, और उसके चेहरे पर एक ऐसा तेज है जो शायद नूतन का अक्स है। ऋषि उसके ठीक पीछे बाहर आता है, जैसे उसका साया बनकर। झनक सीधा अनिरुद्ध के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। अनिरुद्ध उसे देखकर अपनी जगह से खड़ा हो जाता है। झनक, तुम ठीक तो हो? तुम्हें आराम करना चाहिए था। झनक अनिरुद्ध की आंखों में सीधे देखती है। उसकी नज़रों में इतनी गहराई है कि अनिरुद्ध भी एक पल के लिए घबरा जाता है। झनक कहती है, आराम तो अब तब मिलेगा जब सवालों के जवाब मिलेंगे। अनिरुद्ध जी, आपने कल रात मुझे खाना खिलाया, मेरी परवाह की, क्यों? सिर्फ इंसानियत के नाते, या कोई और रिश्ता है जो आपको बार बार मेरी तरफ खींचता है? अनिरुद्ध सन्न रह जाता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि झनक उससे ऐसे सवाल करेगी। इससे पहले कि अनिरुद्ध कुछ बोल पाता, अर्शी वहां आ जाती है। अर्शी झनक को देखकर चिल्लाती है, फिर शुरू हो गया तुम्हारा ड्रामा? मैंने कहा था ना, इस लड़की को इस घर से निकालो। लेकिन आज झनक चुप नहीं रहती। वो अर्शी की तरफ मुड़ती है और पहली बार, जी हाँ दोस्तों, पहली बार वो अर्शी की आंखों में आंखें डालकर जवाब देती है। झनक कहती है, मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगी मिसेज अर्शी बोस, क्योंकि इस घर की दीवारों में मेरे हिस्से की भी ईंटें लगी हैं। और रही बात ड्रामे की, तो असली ड्रामा तो अब शुरू होगा, जब मुखौटे उतरेंगे और असली चेहरे सामने आएंगे। झनक की ये धमकी अर्शी के दिल में खंजर की तरह उतरती है। अर्शी समझ जाती है कि झनक को सच पता चल चुका है। वहां खड़ा ऋषि मुस्कुरा
जा रहा है। उसे गर्व है कि उसकी झनक ने आखिरकार अपनी आवाज़ पा ली है। अनिरुद्ध इन दोनों के बीच की पहेलियों को समझ नहीं पा रहा है, लेकिन उसे महसूस हो रहा है कि कुछ बहुत बड़ा है जो उससे छुपाया जा रहा है। झनक अनिरुद्ध की तरफ एक आखिरी नज़र डालती है, एक ऐसी नज़र जिसमें पिता के लिए तड़प भी है और गुस्सा भी। वो मन ही मन कसम खाती है कि वो अनिरुद्ध को खुद ये सच नहीं बताएगी, बल्कि मजबूर कर देगी कि अनिरुद्ध खुद इस सच तक पहुंचे और अपनी बेटी को अपनाए। वो चाहती है कि अनिरुद्ध को अपने किए पर पछतावा हो। एपिसोड का अंत एक बहुत ही पावरफुल विजुअल के साथ होता है। झनक घर के मंदिर में जाती है और देवी माँ के सामने दिया जलाती है। उसी वक्त पीछे से अदिति आती है और गुस्से में दिया बुझाने की कोशिश करती है, लेकिन झनक उसका हाथ पकड़ लेती है। दोनों बहनें, एक जिसे सब कुछ मिला और एक जिससे सब कुछ छीना गया, आमने सामने खड़ी है। झनक अदिति के कान में धीरे से कहती है, अपना सिंदूर और अपना हक संभाल कर रखना अदिति, क्योंकि अब मैं अपना हिस्सा लेने आ गई हूँ। स्क्रीन फ्रीज हो जाती है झनक के इसी रौद्र रूप पर और बैकग्राउंड में शंखनाद की आवाज़ गूंजती है। तो दोस्तों, ये था झनक के इस महा एपिसोड का पूरा विश्लेषण और स्टोरी। कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया है। झनक अब बेचारी नहीं रही, अब वो वारिस बनकर उभरी है। ऋषि पूरी तरह से उसके साथ है, लेकिन अनिरुद्ध का क्या होगा जब उसे पता चलेगा कि जिसे वो अपनी बेटी अदिति का दुश्मन समझता रहा था, वो उसकी अपनी खून है? और क्या अर्शी अपनी चाल में कामयाब हो पाएगी या ऋषि का कानून उसे बेनकाब कर देगा? ये सब जानने के लिए और टीवी की दुनिया की ऐसी ही चटपटी और इनसाइड अपडेट्स के लिए संजना टीवी को अभी सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि जैसे ही अगला वीडियो आए आप सबसे पहले देख सकें। मैं हूं आपकी होस्ट संजना। मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक और धमाकेदार अपडेट के साथ। तब तक के लिए कमेंट करके जरूर बताएं, क्या अनिरुद्ध को माफ किया जाना चाहिए या नहीं।